Hello guys, I'm Sonu Kasana and this is the second part of the French Revolution, class 9. Let's start students. Okay. The nobleman is the spider, the peasant the fly. जो नोबलमैन है वो स्पाइडर है यानी कि मकड़ा है, और जो पीजेंट है किसान है वो क्या है, फ्लाई यानी कि मक्खी है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मकड़ी होती है वो जाल बुनती है, उस जाल में मक्खी फंस करके वो अपनी जान दे देती है, मर जाती है, और मकड़ी उसे अपना शिकार बना लेती है। तो इसी तरह से जो नोबल मैन हैं उनके शिकार में, उनके जाल में ये पीजेंट वगैरह फंस गए। अब देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि डेविल्स द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। जितना भी किसी एक बुरे व्यक्ति के पास होगा, जितना ज़्यादा उसके पास होगा उतना उसे और अधिक चाहिए होगा। ओके, मूव अहेड। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 1715 में 23 मिलियन यानी कि अब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी फ्रांस की, और 28 मिलियन हो गई 1789 में। ठीक है, दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे क्या हुआ, जो खाद्य पदार्थ थे उनकी मांग बढ़ गई, अनाजों की मांग बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जितनी डिमांड बढ़ी उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और रोटी का दाम, जो रोटी जो कि ज़्यादातर लोग मतलब बहुतायत में खाते थे, है ना, आदमी गरीब आदमी क्या खाता है, रोटी खाता है, तो उसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप। ज़्यादातर जो वर्कर थे वो वर्कशॉप में, फैक्ट्री वगैरह में एम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे। हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेज, जिनके मालिकों ने उनके वेजेस यानी कि उनकी जो दिहाड़ी थी वो फिक्स कर दी थी। बट वेजेज डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइजेज, और जैसे दाम बढ़ रहे थे वैसे उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, उस तरह से दिहाड़ी उनकी नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। जो गैप था गरीबों और अमीरों के बीच वो और बड़ा होता गया। थिंग्स बिकम वर्स, चीज़ें और ख़राब हो गई। वैन एवर ड्रोट और हेल्प रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट, और जब कभी सूखे से या ओलावृष्टि से फसल कम होती थी, दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस, इससे बहुत गहरी मंदी आ जाती थी। समथिंग दैट ओकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम। ये चीज़ ऐसी थी जो फ्रांस में पुराने सास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. भूतकाल में जो किसान वगैरह थे वो मतलब ये जो आपका पीजेंट्स और वर्कर के साथ मिलकर के आंदोलनों में भाग ले रहे थे, खाने की जो कमी पड़ रही थी उसके विरोध में। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन वो एक फुल स्केल मेजर जो तो पूरे मानक स्तर पर बदलाव लाने में सफल नहीं हो पाए। दिस वाज लेफ्ट टू दोज, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया, दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस, जो प्रोस्पेरस हो चुके थे, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, और जिनके पास शिक्षा तक पहुंच थी और नए विचारों तक पहुंच थी। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। जो 18वीं शताब्दी थी उसने उभरना देखा, इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स देखा, टर्म्ड एज मिडिल क्लास, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं।
who earn their wealth through an expanding overseas trade, who earn their wealth, जो अपने वेल्थ को कमाते थे, पैसे को कमाते थे, किस तरह से कमाते थे? थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, एक ओवरसीज ट्रेड करके, यानी कि समुद्रों के दूसरी तरफ ट्रेड करके, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, और जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स थे उनसे, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो या तो एक्सपोर्ट किए जाते थे या खरीदे जाते थे जो धनी सदस्य थे समाज के, उनके द्वारा। इन एडिशन टू मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स के साथ साथ, एंड मैन्युफैक्चर, और जो निर्माण करता थे उनके साथ साथ, द थर्ड स्टेट इंक्लूड्स प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जैसे वकील हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यानी प्रशासनिक अधिकारी। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सभी का यह मानना था कि समाज में किसी के पास भी जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। Rather a person's social position must depend on his merit. बल्कि किसी भी व्यक्ति का जो पद है वो उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए। These ideas एनविसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, ये जो विचार थे इन्होंने एक समाज का निर्माण किया आज़ादी के आधार पर, एंड इक्वल लॉज, और समान नियमों पर, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और सभी के लिए समान अवसरों के लिए के आधार पर। वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स सच एज जॉन लैक, एक जॉन लैक नाम के विचारक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उनके द्वारा इस विचार को रखा गया। सॉट टू रिफ्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का जो विचार था वो जॉन लॉक एंड जीन जैक रोशो, तो जीन जैक रोशो दो फिलोसफर हुए हैं। इन हिज टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, उनके जो दो ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट थे, लॉक सॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, जो लॉक सॉट है उसने रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, डॉक्ट्राइन कहते हैं मतलब जो नीति थी, विचार था, जो विचार था डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट का, डिवाइन मतलब दैवीय एंड एब्सोल्यूट राइट मतलब एकाधिकार, जो एकाधिकार और दैवीय मान करके चल रहे थे राजाओं को, उस विचार पर उसने मनाही की, उसने नहीं माना उसे। रोसो कैराइड द आइडिया फॉरवर्ड, और रोसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया। प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने एक सरकार की एक फॉर्म को प्रपोज किया, मतलब रखा सामने, बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल, जो लोगों के सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी, एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ के स्पिरिट्स में मोंटेस्क प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, जो मोंटेस्क थे उन्होंने एक डिवीजन ऑफ पावर को प्रपोजल दिया विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट के अंदर ही लेजिस्लेटिव्स में, है ना, विधायिका के तहत, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, उन्होंने कहा एक लेजिस्लेटिव होगा, एक एग्जीक्यूटिव होंगे और एक जुडिशरी होगी। लेजिस्लेटिव जो मतलब नियमों को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, उन्हें चलाएगा, जैसे पुलिस उन्हें लागू कराती है, और जुडिशरी कहते हैं न्यायपालिका, जो न्याय करेगा। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन द यूएसए, ये जो मॉडल था, ये जो एक तंत्र निकल करके सामने आया, इसे यूएसए में इम्प्लीमेंट किया गया। आफ्टर द 13th कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब ब्रिटेन से 13 कॉलोनियों को इंडिपेंडेंस मिला तब। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स was an important example for political thinkers
इन फ्रांस। अमेरिका का जो संविधान था और इसकी जो गारंटी थी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों की, वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एक महत्वपूर्ण नियम था पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस में। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड intensively in salons and coffee house and spread among people through books and newspapers। ये जो विचार था दार्शनिकों का, ये सलों यानी कि जो बाल काटने की दुकानें थी, कॉफ़ी हाउस थे जहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पी जाती थी, और किताबों और अखबारों के द्वारा लोगों में जन सामान्य में फैला। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप। ये जो चीज़ें थी ये ज़्यादातर ग्रुप में ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई जाती थी। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, उनके भले के लिए जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उन्हें सुनाने के लिए। द न्यूज़ दैट बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड, द न्यूज़ दैट लुइस 16th planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger। ये जो खबर थी कि लुई 16th जो है ये प्लान कर रहे हैं कुछ और टैक्सेस को लगाने का, इससे लोगों के अंदर गुस्सा भर गया। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और उन्होंने जो प्रिविलेजेस के जो सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन किस तरह से फैला, तो देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए भाई, लुइस 16th हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। जो पिछले सेक्शन में आप जो पढ़ चुके हैं रीजन, कारण, उनकी वजह से लुइस 16th को टैक्सेस बढ़ाने थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, आप क्या समझते हैं कि वह ये सब कुछ किस तरह से कर सकता था। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime, the monarch did not have the power or to impose taxes according to his will alone। पुरानी शासन पद्धति में जो राजा होता था फ्रांस का, उसके पास इस तरह की पावर नहीं थी कि वह अकेला जो कर थे, टैक्सेस थे, उन्हें बढ़ा देता। Rather he had to call a meeting of the States General, उसे स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती, which would then pass his proposal for new taxes, जो उसके प्रपोजल को पास करती उसके टैक्सेस के लिए। द स्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो स्टेट जनरल था वो पॉलिटिकल बॉडी होती थी, 3 उसमें स्टेट होते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे स्टेट्स के। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, हालांकि केवल राजा ही इस बात का निर्णय कर सकता था कि इस बॉडी की जो मीटिंग है वो कब बुलाई जा सकती है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614, और इसके पहले वो जो बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।